नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 5 जनवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में जनजातीय अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटों को आरक्षित करना अनिवार्य बनाता है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है 73वें संविधान संशोधन की, जिसके तहत हमारे देश में पंचायती राज की स्थापना की गई। और आपको यह ध्यान में रखना है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 243D, जिसे कि 73rd अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, उसका खंड 4 पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान करता है। और यहाँ पर ये जो आरक्षण है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है हर राज्य में। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित होती हैं। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। जितनी भी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उस राज्य में आरक्षित की गई हैं, उनमें कुल आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित करनी पड़ती हैं। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, 20 लाख तक की आबादी वाले राज्यों को पंचायतों के सभी स्तर पर अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने से छूट दी गई है। यहाँ पर तीसरा कथन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा कोई भी बात यहाँ पर हमारे संविधान में ऐड नहीं किया गया है। आपको यह ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 243B के अनुसार 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में 3 स्तर की पंचायती राज की व्यवस्था करने की बात कही गई थी। यानी कि गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायतों के त्रिस्तरीय व्यवस्था को यहाँ पर बनाने की बात की गई थी। वैसे राज्य जिनकी आबादी 20 लाख से ज़्यादा है और वैसे राज्य जिनकी आबादी 20 लाख से कम है, वहाँ पर 2 स्तरीय व्यवस्था की बात कही गई थी। तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह गलत है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पहला और दूसरा कथन ही सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, ट्राइबल्स अप इन आर्म्स ओवर कोटा इन पंचायत इलेक्शन। और ये खबर उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, जहां पर पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं। और यहाँ पर आदिवासी संगठनों के द्वारा यह आरोप लगाया गया है सरकार पर कि उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट्स में से 23 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर उन्हें कोई भी सीट रिजर्व करके नहीं दिया गया है। और यहां पर उनके द्वारा पंचायत इलेक्शन में कुछ जिलों में सीटों को आरक्षित करने की बात कही जा रही है। आपको यह ध्यान में रखना है कि उड़ीसा में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वह 22.5% है। और यहां पर सरकार का यह कहना है कि सरकार के द्वारा 22.5% ट्राइबल आबादी के आधार को देखते हुए 31% सीटें आरक्षित की गई हैं। यानी कि पंचायतों में जितनी भी सीटें हैं उनमें से 31% सीटें उड़ीसा के आदिवासियों के लिए आरक्षित की गई हैं। तो यहाँ पर सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रायः समाचारों में रहने वाली एसजिन लक्षित विफलता रणनीति यानी कि एसजिन टारगेट फेलवर स्ट्रेटजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है एसजिन टारगेट फेलवर स्ट्रेटजी की, जिसे हम शॉर्ट में SGTF के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि ओमिक्रॉन कोरोना का एक नया वेरिएंट है, जिससे दुनिया में बहुत सारे लोग ग्रसित हो रहे हैं। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो एसजिन, ORF, एनजिन, ईजिन का नाम आप सुनते हैं, ये सारे के सारे वायरल जीन होते हैं, जिन्हें कोविड-19 वायरस का पता लगाने के लिए लक्षित किया जाता है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वे लोग जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रसित हैं, जब उनका RT-PCR टेस्ट किया जाता है तो उनके टेस्ट में एस जीन का पता नहीं चलता।
यानी कि आरटीपीसीआर में वैसे सैंपल जो ओमिक्रॉन वायरस से ग्रसित हुए हैं उनमें एस जीन डिटेक्ट नहीं होता, जबकि अन्य जीन जैसे ओआरएफ जीन, एन जीन वे सभी डिटेक्ट होते हैं, उन सभी का पता चलता है। और इसी को आधार बना करके ओमिक्रॉन से ग्रसित लोगों का पता लगाया जा रहा है। और इसी को आधार बना करके टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक के द्वारा भी एक आरटीपीसीआर का किट डेवलप किया गया है जो कि एस जीन टारगेट फेल्यूर स्ट्रेटजी पर आधारित है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका उपयोग कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। और जैसा कि मैंने कहा कि ओमिक्रॉन पेशेंट का पता लगाने के लिए टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक के द्वारा अपना एक किट जिसका नाम ओमिस्योर है, उसे आईसीएमआर का अप्रूवल मिल गया है जो कि एस जीन टारगेट फेल्यूर स्ट्रेटजी पर आधारित है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कपास की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कूट का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है, कपास उत्पादन के मामले में गुजरात भारत के राज्यों में सबसे आगे है। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। यहां पर मैंने डाटा दे दिया है आपको, यहां पर आपको 19-20 और 18-19 का डेटा दिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि गुजरात के द्वारा सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है, चाहे आप 18-19 में देखो या फिर 19-20 में देखो। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, कपास की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो यहां पर दूसरा कथन भी सही है। आप सभी को पता होगा कि काली मिट्टी में कपास की खेती ज्यादा होती है, यानी कि यहां पर दूसरा कथन भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, भारत में कपास के लिए कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य सुरक्षा नहीं है। आपको यह ध्यान में रखना है, यहां पर मैंने एक आपको डेटा दिया है जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया है और ये 19-20 का डेटा है। यहां पर उन फसलों की चर्चा की गई है जिसके लिए एमएसपी दिया जाता है। और आप देख सकते हैं यहां पर कॉटन का भी नाम है, यानी कि कपास का भी नाम है। तो यहां से आपको पता चल जाता है कि कपास के लिए भी सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन पूरी तरीके से गलत है। यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर पहला और दूसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन राइजिंग प्राइसेस वरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और यहां पर यह कहा गया है कि कॉटन की प्राइस पिछले साल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 2020 में कॉटन की एक कैंडी जिसमें 355 किलो कॉटन होता है उसका दाम था 37,000 पर कैंडी। वहीं अगर हम 2021 की बात करें तो यहां पर यह जानकारी दी गई है कि यह जो दाम है वह 60,000 रुपए पर कैंडी हो गया है। इसके अलावा यहां पर यह भी जानकारी दी गई है कि मार्केट में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में सिर्फ 120 लाख कॉटन के बेल आए हैं, जबकि इस अवधि में एवरेज 170 से लेकर के 2 लाख कॉटन के बेल मार्केट में आते हैं। यानी कि कॉटन की भी कमी है और कॉटन के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं जिसका असर कपड़ा उद्योग पर पड़ने वाला है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध समाज सुधारक संत चावरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है, उन्होंने पल्लीकुंडम आंदोलन का नेतृत्व किया जिसमें चर्च परिसर में स्कूल स्थापित करना शामिल था और इस प्रकार शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच को सक्षम किया। तो यहां पर चर्चा हो रही है समाज सुधारक संत चावरा की, जिसको लेकर के एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है और जहां पर इस बात की चर्चा की गई है कि उनके द्वारा पल्लीकोंडम मूवमेंट चलाया गया था जहां पर चर्च के परिसर में स्कूलों की स्थापना की गई थी जिससे कि गरीब बच्चे भी
वहां पर आकर के पढ़ाई कर सकें। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, वर्ष 1846 में उन्होंने केरल के मन्नानम में एक संस्कृत स्कूल की स्थापना की, जिसने आम लोगों को संस्कृत में पवित्र हिंदू साहित्य को अध्ययन करने में सक्षम बनाया। यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, उन्होंने गरीबों और दलित छात्रों के बीच स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए मुफ्त मध्याह्न भोजन शुरू किया, जिसने त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर को वर्ष 1936 में सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। इस आर्टिकल में इन सभी बातों की चर्चा की गई है। आप जरूर इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसी को आधार बना करके यहाँ पर ये तीनों कथन बनाए गए हैं। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं प्रसिद्ध समाज सुधारक संत चावरा के संदर्भ में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सारे के सारे कथन सही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और उससे जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है उसे भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर उनके बारे में लिखी हुई हैं। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलो के विलय का क्षेपण किया। इस क्षेपण का क्या महत्व है? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि यह जो विलय हुआ ब्लैक होलो का, उससे ग्रेविटेशनल वेव यानी कि गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ, उसके बारे में जानकारी मिली, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेविटेशनल वेव का अभिज्ञान हुआ। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं मल्टी एजेंसी सेंटर के ऊपर, और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। अगर हम मल्टी एजेंसी सेंटर की बात करें तो मल्टी एजेंसी सेंटर, जिसे हम शॉर्ट में मैक के नाम से जानते हैं, उसका गठन दिसंबर 2001 में किया गया, और कारगिल में जो घुसपैठ हुई थी उसकी जांच करने के लिए कारगिल समीक्षा समिति के रिपोर्ट पर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के रिपोर्ट के बाद इसका गठन किया गया। तो हमारी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इस तरह के एक सेंटर को लेकर के कारगिल सुरक्षा समिति के द्वारा अपना विचार पेश किया गया था, जिसको मानते हुए सरकार ने दिसंबर 2001 में मल्टी एजेंसी सेंटर का गठन किया। यहां पर सरकार के द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो को नई दिल्ली में एक बहु एजेंसी केंद्र बनाने के लिए अधिकृत किया गया था, और इसका मुख्य काम था खुफिया जानकारियों को साझा करना और जुटाना। आप सभी जानते हैं कि पुलिस व्यवस्था राज्यों का विषय है, और यहाँ पर ये जो मल्टी एजेंसी सेंटर है यह एक ऐसे सेंटर के रूप में काम करता है जहां पर जो हमारी अलग अलग खुफिया एजेंसियां हैं उसके द्वारा जानकारी को साझा किया जाता है, और फिर इस मल्टी एजेंसी सेंटर से उस जानकारी को राज्यों को भी प्रस्तुत किया जाता है, ताकि राज्य उसके आधार पर अपनी कार्रवाई कर सकें। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि राज्यों में इसकी सहायता के लिए सहायक मल्टी एजेंसी सेंटर का भी निर्माण किया गया है, और यहाँ पर रक्षा खुफिया एजेंसी और रॉ यानी कि अनुसंधान और विश्लेषण विंग के द्वारा अपनी सारी खुफिया रिपोर्ट मुहैया कराई जाती है। और इस न्यूज में इस बात की चर्चा की गई है कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों से ये कहा गया है कि वे भी अपने खुफिया रिपोर्ट मल्टी एजेंसी सेंटर के साथ साझा करें, जिससे कि तेजी से ये खुफिया रिपोर्ट देश के अन्य खुफिया एजेंसी तक पहुंचाई जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज से जुड़े हुए हैं, आप उनको रिवाइज कर लेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।